इन सभी को आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर, जो कि ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है। ठीक है, ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो क्लास 11th के बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक ना, जो MBBS के लिए कॉलेज में एडमिशन के लिए जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए जो तैयारी कर रहे हैं। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी इस वीडियो को खास बनाने का प्रयास किया हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, वो खास करके इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आप इस वीडियो का पूरा इन्फॉर्मेशन हमसे ले सकें। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए। वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि बड़े से बड़े पैमाने पे हम स्टूडेंट तक पहुंच सके और उन्हें बायोलॉजी का ज्ञान दे सके बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है? देखिए, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को उसके कैरेक्टर के अनुसार किसी भी चीज़ को, कोई भी वस्तु है ना, कोई भी मटेरियल हो, उसके कैरेक्टर के आधार पे अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे हम अपने घर में ही बात करें, खाने का सामान हम लोग क्या करते हैं? अलग रखते हैं। कपड़ा का जो पहनने का जो सामान होता है वो अलग रखते हैं, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको उनके कैरेक्टर के आधार पे हम लोग अलग करते हैं। अगर मान लीजिए हम कपड़ा का अलमीरा का ही बात करें, है ना, जो कपड़ा का अलमीरा है जहाँ पे हम लोग कपड़ा रखते हैं, या कोई बांस उसका जो गांव का घर द्वार होता है उसमें क्या कर जाता है, बांस का एक टांगना बना दिया जाता है। टांगना में ओकरा पर जो कपड़ा उपड़ा टांगते हैं, ठीक है। तो टांगना पे भी क्या किया जाता है, कपड़े को सजा कर रखा जाता है। सजा कर रखने का मतलब औरत का कपड़ा अलग, मर्द का कपड़ा अलग, है ना। मर्द के कपड़ा में भी क्या, पैंट अलग, शर्ट अलग, काछा अलग, बनियान अलग। लड़की में भी उधर औरत की बात करें तो साड़ी अलग, है ना, पेटीकोट अलग, ब्लाउज अलग, और क्या क्या होता है वो सब अलग अलग रखा जाता है। ठीक है, वो आप समझ रहे हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब, बायो मतलब क्या होता है? बायो का मतलब लिविंग। बायो मीन्स क्या होता है? लिविंग होता है। इसका मतलब लिविंग होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है और उनको भी क्या करना है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है। किस बेसिस पे? उनके कैरेक्टर के, डिफरेंट कैरेक्टर के अनुसार। ठीक ना, यहाँ पर डिफिनेशन मैंने लिखा भी है, कैटेगराइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप में, है ना, कैटेगराइज करना मतलब डिवाइड करना, है ना, कैटेगरी में बांटना ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर, मतलब उसके अलग अलग गुणों के आधार पे ऑर्गेनिज्म को क्या कर देना है, अलग अलग ग्रुप में बांट देना। समझे? तो ये बात आती है कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, क्लासिफिकेशन का ज़रूरत पड़ता है क्यों? किसी भी चीज़ को आसान करने के लिए। जैसे अगर हम बात करें कि जो कपड़ा है ना, कपड़ा, कच्छा, चड्डी, बनियान, पैंट, शर्ट, टाई, बेल्ट सब एक में गूँथ के रख दिए एक जगह। अब हमको उसमें से काछा निकालना है, सब उसमें घुसा हुआ, हमको उसमें से चड्डी निकालना है या बनियान निकालना है। तो पूरा कपड़ा का करना पड़ेगा, इसे फेंक उधर, फेंक उधर, फेंक उधर, फेंक करना पड़ता है, करना पड़ेगा नहीं। और वही चीज़ अगर सरिया कर रखल रहता है तो हमको अगर बनियान निकाल तो सीधे जाएंगे बनियान वाला लाइन में, वहाँ से बनियान निकाल के पहन लेंगे। हमको पैंट पहनना जाएंगे पैंट वाला में, वहाँ से पैंट उतारेंगे पहन लेंगे। हमको शर्ट चाहिए तो हम जाएंगे सीधे शर्ट वाला लाइन में, शर्ट्स उतार लेंगे। तो ये क्या हो गया, आसान करने के लिए ना, काम को आसान करने के लिए चीज़ों को क्लासीफाई किया जाता है, ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ भी यही चीज़ है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ज़रूरी है क्यों? क्योंकि जीवों के स्टडी के लिए हमें आसानी हो, मतलब जीवों को स्टडी करने में हमको क्या हो, आसानी, उनके बारे में जानने में हमें क्या हो, आसानी हो। इसलिए इनको क्या कर दिया गया, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। सब जीव एक में घुसेड़ दिए, फिर वो तो एक बारे में जना बताओ तो मुश्किल हो जाएगा वहाँ से ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना। तो सभी ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो ये फ़ायदा है क्लासिफिकेशन का। ठीक है, बात आता है क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन किस आधार पे कर सकते हैं, ये चीज़ होता है क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। काची ऐसा चीज़ होना चाहिए जिसके आधार पर हम ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या है, पहला क्राइटेरिया क्या है, सेल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिज्म के सेल स्ट्रक्चर पे हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। सेल स्ट्रक्चर मतलब वो यूनिसेल्युलर है कि मल्टी सेल्युलर है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। यूनिसेल्युलर माने जिसका एक सेल का मतलब उसका जो जीवन है
वो जो उसका शरीर वो मात्र एक एक कोशिका का बना हुआ है ना। हम जानते हैं कोशिका का होता है 11वीं क्लास में, तो जानते ही होंगे। उधर मल्टीसेलुलर मतलब जिसमें क्या हो बहुत सारे कोशिकाएं हो, है ना, जिसके शरीर में क्या हो बहुत सारा कोशिका, उसको क्या बोलते हैं मल्टी सेलुलर कहते हैं। ठीक है, अब बात है आपने बोला प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक अब बात आता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का। प्रोकैरियोटिक माने जिसमें न्यूक्लियस होता है ना, वैसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है ना, न्यूक्लियस नहीं होता, खाली न्यूक्लियस का मटेरियल होता है, जैसे डीएनए आरएनए होगा लेकिन उसके चारों तरफ कोनो बाउंड्री नहीं होगा, है ना, जैसे मेम्ब्रेन ना होगा, उससे हम लोग क्या बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं या ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, वैसा ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक सेल का बना है। यूकैरियोटिक सेल मतलब जिसके अंदर एक डिफाइंड न्यूक्लियस हो, है ना, मतलब उसमें क्या हो केंद्रक पाया जाए, है ना, वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम लोग यूकैरियोटिक। ठीक, अगर बात करें सेल वाल की नेचर ऑफ सेल वाल, ये तो सेल स्ट्रक्चर हो गया, यूनिसेलुलर हो गया, प्रोकैरियोटिक है ना। उसके बाद नेचर ऑफ सेल वाल किसी किसी ऑर्गेनिज्म में सेल वाल होता है ना, सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी क्या होता है एगो प्रोटेक्टिव लेयर जिसका नाम सेल वाल होता है। तो उसका नेचर मतलब वो का चीज़ का बना हुआ है, वो कार्बोहाइड्रेट का है कि प्रोटीन का है कि काइटिन का है, का बना है, उस चीज़ के आधार पे भी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया जा सकता है। ठीक है, उधर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसका शरीर कैसा है ना, हायर लेवल का शरीर है कि लोअर लेवल का शरीर है कि मिडिल लेवल का शरीर है, उस आधार पे हम लोग भी डिवीज़न कर सकते हैं। जैसे हम लोग हायर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिएशन मतलब पोषण का माध्यम, वो अपना पोषण किस प्रकार करता है उसको क्या बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिएशन। पोषण का आधार मतलब कि किस तरह से वो अपना खाना लेता है, खुद बनाता है कि दूसरे पर डिपेंड रहता है, कि दूसरे के अंदर घुस के या दूसरे के ऊपर बैठ के खाना खाता है, उस आधार पे भी हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मैंने बच्चा पैदा करना। ठीक है, वो किस प्रकार किस विधि से बच्चा पैदा कर रहा है, अपना जनसंख्या बढ़ा रहा है, अपनी प्रजाति को बढ़ा रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसमें जानते हैं कि कोई सेक्सुअल करता है, कोई एसेक्सुअल करता है, सेक्सुअल में भी कोई भी बडिंग करता है, कोई फिजन करता है, कोई बाइनरी फिजन करता है, कोई फिलामेंटेशन इस तरह का होता है, और सेक्सुअल में सेक्सुअल होता है। ठीक है, और दूसरा क्या कैरेक्टर है लास्ट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशन मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब कि होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये किससे इवोल्व हुआ, मतलब किससे किसका मतलब ये है हायर लेवल है। ठीक ना, किससे बना है। जैसे हम लोग का जो प्रजाति है पूर्वज जिसको मानते हैं वो लोग चिंपांजी को मानते हैं, मतलब कि हमारा जो विकास हुआ है आदमी लोग का उसका किससे हुआ है चिंपांजी से विकास हुआ है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया जाता है इस क्राइटेरिया पर। ठीक है, अब देखिए पहली बार क्लासिफिकेशन करने का प्रयास कौन किया, है ना, जीवों का पहली बार क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किसने किया, वो भी किस बेसिस पे साइंटिफिक बेसिस पे, है ना। साइंटिस्ट मतलब साइंस की बात करें तो हमको बेसिस भी क्या होना चाहिए साइंटिफिक ही होना चाहिए। इससे पहले भी क्लासिफिकेशन जीव करते थे लोग किस आधार पे, उनके उपयोग के आधार पे कि किस जीव को किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए घोड़ा बैलगाड़ी सब यूज करता था, ककरो खाए ला जैसे बकरी हो गया, मुर्गी हो गया, है ना, और क्या बोलते हैं उधर हिरन उरन सबको खाने के लिए यूज़ करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले क्लासिफिकेशन होता था, बायोलॉजिकल बेसिस नहीं था, है ना, साइंटिफिक बेसिस नहीं था। साइंटिफिक बेसिस पे पहली बार किसने क्लासिफिकेशन किया तो उसका नाम आता है एरिस्टोटल। कौन है एरिस्टोटल। 2500 साल पहले, कब आज नहीं 2500 साल पहले एरिस्टोटल नाम का एक साइंटिस्ट था, एक माँ का लाल पैदा हुआ, कब 2500 साल पहले। उसने पहली बार ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफाई करने का प्रयास किया, है ना। तो उसने क्या किया, प्लांट और एनिमल दोनों को अलग अलग कैटेगरी में बनाया। ठीक है, जैसे प्लांट को किस बेसिस पे डिवाइड किया, प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, किसके आधार पर डिवाइड किया, मॉर्फोलॉजी के आधार पर प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्री। प्लांट के मॉर्फोलॉजी मैंने कहा होता है बाहरी का दिखावट का जो गुण है ना, बाहर का जो गुण है उसको क्या बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। मेरा नाक छोट है, ओठ छोट है, मूंछ दाढ़ी है, करिया रंग है ना, बाल छोट छोट है यानी उड़लो है,
ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, मॉर्फोलॉजी। जो बाहर से कैरेक्टर दिखता है उसको क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर, है ना। तो मॉर्फोलॉजी के आधार पे प्लांट को 3 ग्रुप में डिवाइड किया, हर्ब, सरब एंड ट्री। हर्ब सरब नहीं होता है, हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्री, ठीक है। और एनिमल को क्या किया, 2 ग्रुप में डिवाइड किया। किस आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड और नॉट। मतलब क्या हुआ कि एनिमल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। किस बेसिस पे, एक एनिमल को क्या किया, जिसके पास रेड ब्लड होगा उसको एक कैटेगरी में डाल दिया, जिसके पास रेड ब्लड नहीं होगा उसको दूसरा ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। तो जो हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म थे उसमें रेड ब्लड है तो उनको एक रख दिया, और लोअर ऑर्गेनिज्म है उनको कहाँ रख दिया, बिना रेड वाला में हो गया ना, उसमें रेड ब्लड नहीं पाया जाता, ठीक। तो इस तरह से एरिस्टोटल ने डिवाइड किया, ठीक है। लेकिन इसका डिमेरिट क्या हुआ, मतलब इसका जो क्लासिफिकेशन वो चल नहीं पाया। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ प्लांट और एनिमल हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म का ही क्लासिफिकेशन किया, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है बहुत सारे जो हमारे आँखों से नहीं दिखाई देते हैं, नंगे आँखों से नहीं दिखाई देता है। नंग आँख मतलब ये नहीं कि चड्डी पहन कर देखेंगे तब दिखाई देगा, है ना। नंग आँख का मतलब होता है कि इसके ऊपर कोई उपकरण ना लगा हुआ। नंग आँख मतलब इसके ऊपर कोनो उपकरण ना लगा हो, जैसे माइक्रोस्कोप ना लगा हो या मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं लगा हुआ, ठीक है। नंगा मतलब ये नहीं कि बिना चड्डी के, ठीक है। तो ये हो गया बात। उसके बाद क्यों ये क्लासिफिकेशन इसका नहीं चल पाया, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनको ये क्लासीफाई नहीं कर पाया, उसके बारे में बताया नहीं कि और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं कि नहीं होते, उसको कैटेगराइज नहीं कर पाया। किसको, जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं देते, इसलिए ये इसका चल नहीं पाया। लेकिन बहुत दिनों तक चला। इसके बाद ऐसा कोई माँ का लाल नहीं आया, है ना, माँ का ऐसा कोनो बेटा पैदा नहीं हुआ जो क्लासिफिकेशन कर सके, है ना। बहुत दिनों बाद 1785 में, कब, 1785 में एगो माता का बेटा आया, माई के लाल आया, जिसका नाम था कैरोलस या कार्ल लिनियस। क्या नाम था, कैरोलस एंड कार्ल लिनियस। इसने एक फेमस बुक लिखा जिसका नाम था सिस्टेमा नेचर नाम का एक फेमस किताब लिखा इसने, कौन ने, कैरोलस लिनियस ने, है ना। इसमें क्या, कैरोलस लिनियस में उसने क्या किया, 2 मतलब क्या किया, प्रपोज 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसने क्या दिया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। किसने, कैरोलस लिनियस ने। कब, 1785 में, ठीक है। इसमें क्या किया, इसने ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया। किसमें, 2 किंगडम, एगो एनिमल किंगडम, एगो प्लांट किंगडम। दोनों किंगडम में इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। किस बेसिस पर डिवाइड किया वो, तो प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। किसके आधार पर डिवाइड किया, एनिमल और किंगडम में प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, मतलब कि उस ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल है कि नहीं है, उस आधार पर 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एगो प्लांट एगो एनिमल। हम जानते हैं कि प्लांट में सेल वॉल होता है तो उसको क्या कर दिया, जिसके जिसके पास सेल वॉल होगा उसको प्लांट में डाल दो, जिसके जिसके पास प्लांट सेल वॉल नहीं उसको एनिमल में डाल दो। तो 2 ग्रुप बना दिया, किसने, कैरोलस लिनियस ने। किसके बाद, एरिस्टोटल के बाद। इतना देखिए, इसको बहुत साल बाद, ठीक ना। प्लांट को क्या किया उसने, प्लांट में किसको किसको रखा, तो जिसके पास क्या था, सेल वॉल था। तो सेल वॉल किसके किसके पास होता है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इतने सारे चीज़ों को इसने क्या कर दिया, प्लांटी के किंगडम में रख दिया। प्लांटी किंगडम और एक है एनिमलिया किंगडम, है ना। प्लांटी किंगडम में किसको किसको रखा, जिसके पास प्लांट सेल वॉल है। तो सेल वॉल बैक्टीरिया के पास होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी के पास होता है, फंजाई के पास होता है, मोसेस के पास होता है, फर्न के पास होता है, जिम्नोस्पर्म के पास होता है और एंजियोस्पर्म के पास होता है सेल वॉल। तो इसलिए इसने क्या कर दिया, इन सभी को कहाँ रख दिया, प्लांटी में रख दिया। और एनिमलिया, एनिमलिया माने एनिमल किंगडम, उसमें किसको किसको रखा, भर्मेस, इंसेक्टा, पीसेस, एम्फीबियन, एविस और मैमल्स। इनको कहाँ रख दिया, इसमें रख दिया एनिमल किंगडम में। क्यों, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं पाया जाता। और ये जो ऊपर लिखल है इन सब के पास प्लांट सेल वॉल होता है, देखिए। और इनके लिए हमने क्या किया है, एक ट्रिक बनाया है, ठीक ना, कि प्लांटी किंगडम में कैरोलस लिनियस ने किसको किसको रखा था, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है, जिससे हमने बनाया था जब 11th क्लास में पढ़ रहे थे, है ना, तब। आज गंगा फिर मोना बुआ के साथ बहुत बिजी है, ये एक ट्रिक है। क्या है, आज गंगा फिर मोना बुआ के साथ बहुत बिजी है। आज मतलब ए से एंजियोस्पर्म और गंगा, जी से जिम्नोस्पर्म, फिर एफ से फर्न और मोना, मोना से मोसेस, एम से फुआ के एफ से फंजाई
और के साथ ऐसे ही तुक मिलाने के लिए। अब बहुत के बी से हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी और बीजी के बी से हो गया बैक्टीरिया, है ना। इसके अलावा एक गाँव हमारे दिमाग में आ रहा है ट्रिक, क्या, तो देखिए मोनालिसा, मोनालिसा का बॉडी बहुत फूल गया, ठीक है। मोनालिसा मोसेस का बॉडी बैक्टीरिया बहुत मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी फूल गया मतलब फंजाई, तो फिर से जिम आने लगी, है ना। फिर से मैंने फर्न, जिम मतलब जिम्नोस्पर्म आने लगी मतलब एंजियोस्पर्म। क्या बोला है हम, ट्रिक लिख लीजिएगा इसको अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। मोनालिसा का बॉडी बहुत फूल गया तो फिर से जिम आने लगी, है ना। ये ट्रिक हो गया, ठीक। मोनालिसा से मोसेस का बॉडी से बैक्टीरिया बहुत फूल गया, बहुत मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी फूल गया मतलब फंजाई, और फिर तो ऐसे ही तुक, और फिर से मतलब फर, जिम मतलब जिम्नोस्पर्म, और आने लगी मतलब एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये ट्रिक हो गया। और इसमें एनिमलिया में कौन कौन रखा गया था तो उसके लिए भी हमने बहुत ट्रिक लगाया है, ठीक ना। क्या बनाया है, वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, पिक्स ऑफ अम्रपाली, है ना, अम्रपाली जो भोजपुरी की हीरोइन है, अक्षरा एंड मोनालिसा। क्या बनाया हमने, वेरी इंटरेस्टिंग पिक्स ऑफ अम्रपाली, अक्षरा और मोनालिसा। वेरी मतलब कि भरमेश, इंटरेस्टिंग मतलब इंसेक्टा, पिक्स मतलब पीसेस, और अम्रपाली मतलब एम्फीबियन, अक्षरा मतलब एवेज, और मोनालिसा मतलब हो गया मैमल्स, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिक था। तब इसके बारे में हम जानेंगे कि ये तो हमारा कैरोलस लिनियस का क्लासिफिकेशन था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना। अब इसमें डिमेरिट्स क्या था इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए बढ़िया से। अब हम लोग जानते हैं कि कैरोलस लिनियस का जो क्लासिफिकेशन था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसका डिमेरिट्स क्या है, उसका डिमेरिट्स क्या क्या था इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए इसमें पहला डिमेरिट्स क्या है कि उसने क्या किया क्लासिफिकेशन तो किया उसने प्लांट और एनिमल का, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैटेगरी थे जिनको सबको क्या कर दिया, इसी में मिला दिया। जैसे प्लेस टुगेदर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, है ना। क्या कर दिया इसने, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को आपस में मिला दिया। किस में मिला दिया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जैसे एग्जांपल हम ले तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, इसको भी क्या कर दिया, जो बैक्टीरिया जो है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, वो भी प्रोकैरियोटिक है, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। और बाकी जो प्लांटेड को उसने लिया था जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोसेस और फर्न, इन सबको प्लांट में रखा था ना। तो इसमें क्या किया, बैक्टीरिया को भी डाल दिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को भी किसके साथ डाल दिया, यूकैरियोटिक के साथ, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गी है ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है, लेकिन बाकी अदर जो हैं वो कैसे हैं, यूकैरियोटिक हैं। तो दोनों का आपस में क्या करते हैं, मिला दें। जबकि हम लोग इस बेसिस पे भी क्या कर सकते थे, दो अलग अलग कैटेगरी बना सकता था, है ना। यूकैरियोटिक का अलग बना सकता था, प्रोकैरियोटिक का अलग, लेकिन इसने क्या कर दिया, दोनों कैरेक्टर को आपस में मिक्स कर दिया, ठीक है। उधर दूसरा ये हो गया। अब एक क्या किया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें एक कोशिका होता है उसको भी, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे कोशिका होते हैं उसको भी, सबको मिला दिया। जैसे यूनिसेलुलर में हम बात करें तो जो क्लाइमोडोमोनस, क्या नाम है उसका, क्लाइमोडोमोनस, और मल्टी सेलुलर की बात करें तो स्पाइरोगायरा, है ना। ये क्लाइमोडोमोनस और स्पाइरोगायरा दोनों को कहाँ रख दिया, एल्गी ग्रुप में। किस में रखा है, एल्गी। दोनों क्या है, ये यूनिसेलुलर है ना। जबकि इसको ये यूनिसेलुलर तो इसको अलग कैटेगरी में हम लोग रख सकते थे, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम लोग अलग कैटेगरी में रख सकते थे, लेकिन इसने क्या किया, कैरोलस लिनियस ने दोनों कैटेगरी के जीवों को एक ही में घुसेड़ दिया, है ना, प्लांटी किंगडम में, ठीक। इनको अलग अलग नहीं किया। तीसरा क्या है इसका डिमेरिट्स कि ये फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक ना। जो फोटोसिंथेटिक है ये अलग कैरेक्टर है, और नॉन फोटोसिंथेटिक जो फोटोसिंथेसिस करता है उस ऑर्गेनिज्म का अलग ग्रुप होना चाहिए, और जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है उसका एक अलग ग्रुप बन सकता था, लेकिन इसने क्या किया, दोनों को मिला दिया। फोटोसिंथेसिस एल्गी जो एक प्लांट है ये फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन उधर ही जो नॉन फोटोसिंथेसिस फंजाई इसको भी कहाँ रख दिया, उसी में, है ना। बताया था ना ये बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, है ना,
मोसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबको क्या कर दिया, एक ही में मिला दिया। और वो तो ठीक है, फोटोसिंथेसिस और नॉन फोटोसिंथेसिस। ये जो फंजाई और जो एल्गी है ना, या जो अलग प्लांट है, उनका जो सेल वॉल है ये भी अलग अलग है। जो फंजाई का सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। किसका? काइटिन, है ना। फंजाई का जो सेल वॉल है वो का बना है, काइटिन का। और जो ग्रीन प्लांट्स हैं, बाकी जो ग्रीन प्लांट्स हैं, उनका सेल वॉल किसका बना हुआ है, सेलुलोज का बना हुआ। तो इस पे भी हम लोग अलग अलग, मतलब वो अलग अलग कर सकता था कि काइटिन वाला सेल वॉल को अलग ग्रुप में और जो सेलुलोज का सेल वॉल है उसको अलग ग्रुप में हाँ रखा जा सकता था। लेकिन इसने क्या किया, मिला दिया, है ना, जिसको आगे जाकर के बिटाकर साहब ने इसको सुधारा। ठीक है, तो ये था इसका क्या डिमेरिट्स था, किसका, कैरोलस लिनियस का। इसने प्लांट और एनिमल में सेलवाल के और ना सेलवाल न रहने के आधार पर तो आसानी से डिवाइड कर दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो इस कैटेगरी में नहीं आ पाए, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनको इस कैटेगरी में नहीं रहना चाहिए था फिर भी आ गए, है ना। तो ये डिमेरिट्स था किसका, कैरोलस लिनियस का, है ना। उसके बाद ये तो हमारा प्लांट के लिए था। तीसरा हमारा दूसरा एनिमल को भी डिवाइड किया था उसने, तो एनिमल के बारे में बात कर लेते। एनिमल में क्या डिमेरिट्स था उसका, तो ये एनिमल में उसने क्या किया था, वेरी इंटरेस्टिंग पिक्स ऑफ आम्रपाली, अक्षरा और मोनालिसा। तो वेरी मतलब वर्मिस, है ना, इंटरेस्टिंग मतलब इंसेक्टा, और आम्रपाली मतलब हो गया एम्फीबियन, और अक्षरा मतलब एविस, और मोनालिसा मतलब मैमल्स। तो इंसेक्टा से लेकर के उधर तो सही था, उन सबको क्लासिफिकेशन ठीक ठाक किया। लेकिन जो वर्मिस है ना, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को एक साथ घुसेड़ दिया जिनका अलग अलग कैरेक्टर था, जैसे स्पॉन्जेस, नाइडेरियंस, है ना, और हेलमेंथीस और एनेलिडा। ये सब अलग अलग कैटेगरी है, जिसमें बिटाकर साहब ने इन सबको अलग अलग बांटा भी है। इन सबको क्या कर दिया, एक एक ग्रुप में डाल दिया, जबकि सभी का क्या है, कैरेक्टर अलग अलग है। कैरेक्टर अलग अलग होने के बावजूद भी इसने किस में डाल दिया, वर्मिस में। किस आधार पे, सेल वॉल नहीं रहने के आधार पे, है ना। जैसे स्पॉन्ज में बात करें, स्पॉन्ज जो नाइडेरियन में वो क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रिला, है ना, हाइड्रिला तो प्लांट होता है। हाइड्रा, स्पॉन्जेस, हेलमेंथिस में बात करें तो राउंड वर्म और प्लेट क्या बोलते हैं उसको, फ्लैट वर्म, इन सब को क्या कर दिया, एक ही ग्रुप में डाल दिया जिसका नाम क्या, वर्मिस। जबकि जो राउंड वर्म है और फ्लैट वर्म है उनका करेक्टर अलग होता है, स्पॉन्ज का करेक्टर अलग होता है, नाइड्रियंस मतलब हाइड्रा का करेक्टर अलग होता है, और एनेलिड्स मतलब जो मॉस, ये क्या बोलते हैं, मोलस्का, है ना, एनेलिड्स, ये सब क्या है, अलग अलग कैटेगरी है। लेकिन इनको सबको किस में डाल दिया, वर्मिस ग्रुप में। तो ये था इसका डिमेरिट्स, है ना। उसके बाद तीसरे नंबर पे एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट हैकल्स, है ना, जो कि 1860 में अपना प्रपोजल दिया, है ना। अर्नेस्ट हैकल्स जो 1860 में अपना प्रपोजल दिया, क्या प्रपोजल दिया, प्रपोज 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसने क्या दिया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जिसमें इन्होंने क्या किया, 3 किंगडम बनाया, है ना। कैरोलस लिनियस 2 किंगडम बनाया था, इसने एक कदम आगे बढ़ गया, आगे बहुत बड़ा मतलब विद्वान बन गया ये आगे बढ़ के। फिर भी ये भी क्या हो गया, फेल। प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमलिया, ये 3 किंगडम दिया, लेकिन ये भी क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि ये भी बहुत सारे यूकैरियोटिक मतलब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को नहीं बता पाया कि किस कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में ये नहीं बताया। ठीक, किसने, अर्नेस्ट हैकल्स ने 1860 में दिया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आए हमारे RH बिटाकर साहब। कौन आए, RH बिटाकर साहब, जिनका क्लासिफिकेशन आज तक हम लोग पढ़ते हैं, जो सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन किए ऑर्गेनिज्म का 1969 में। कब किए, 1969 में ये प्रपोजल दिया था, किन्होंने, RH बिटाकर साहब ने, है ना। उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। कितने में, 5। इधर जो था अर्नेस्ट हैकल्स 1860 में 3 किंगडम दिया था, इन्होंने 2 किंगडम और बनाया, है ना। किसके आधार पे, कैरेक्टर के आधार पे। सारे अलग अलग कैरेक्टर को पढ़ा और उनके बारे में समझा, और इसमें 5 कैरेक्टर दे दिए, 5 किंगडम दे दिया, और 5 किंगडम में सभी लगभग सारे ऑर्गेनिज्म को इन्होंने क्या कर दिया, फिट कर दिया एकदम सक्सेसफुली। ठीक, इसमें क्या है, पहला किंगडम मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, है ना। इसमें क्या करते, देखिए यहाँ पे फंजाई बार बार हो रहा था कि फंजाई का जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना होता है, बाकी का सेलुलोज का। तो इन्होंने क्या किया, इस आधार पे, है ना, फोटोसिंथेटिक नहीं है, यह ना तो फोटोसिंथेटिक है
और इसमें सेल वॉल भी वो काइटिन का है। इस कैरेक्टर के आधार पर उन्होंने क्या कर दिया, फंजाई को अलग ग्रुप में रख दिया, है ना जी। कि इसका सेल वॉल सबसे अलग होता है, इसलिए इनको क्या कर दिया, सबसे अलग ग्रुप में डाल दिया गया। उधर मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमलिया, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए इसमें उनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, किस बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। तो जिस बेसिस पे क्लासिफिकेशन मैंने शुरू में बताया था कि इस आधार पे क्लासिफिकेशन करना चाहिए, उसी आधार पे टोटल सारे बेसिस को इन्होंने यूज किया और 5 किंगडम दिया, जिसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहा जाता है। किसका, RH विटाकर का, है ना। उन्होंने क्या क्या लिया बेसिस, सेल स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर को लिया, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, सबको ध्यान में रखा। उधर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हाई लेवल का है कि लो लेवल का, इस सब का उसने ध्यान रखा। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये फोटोसिंथेटिक है कि यूज हेट्रोट्रॉप्स है, ये सब का ध्यान उन्होंने रखा। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, इसका भी ध्यान रखा। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का भी ध्यान रखा, मतलब इसका जो डेवलपमेंट हुआ, इसका जो इवोल्यूशन हुआ वो किस जीव से हुआ है, इसके साथ रिलेशन बना के भी उन्होंने ध्यान रखा। और सभी मतलब ऑर्गेनिज्म को सक्सेसफुली लगभग क्लासीफाई कर दिया, कितने ग्रुप में, 5 किंगडम में। ठीक है, अगर आपको इस चीज़ को स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो बेहतर आप ले लीजिए। इसके बाद हम लोग जानते हैं इनके मेरिट्स के बारे में कि क्या क्या इन्होंने मेरिट्स था, कैसे इनका क्लासिफिकेशन सफल हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि विटाकर साहब के अंदर क्या मेरिट था, उनके क्लासिफिकेशन में क्या ऐसा मेरिट था जिनके कारण उनका क्लासिफिकेशन का हो गया, सक्सेस हो गया, बाकी लोग का क्या हो गया, डूब गया, है ना। इनका क्या हो गया, उठ गया, ऊपर उजागर हो गया, जो कि आज तक चलते आ रहा है। उनको पढ़ रहे हैं हम लोग RH विटाकर के सिस्टम को, है ना। तो देखिए उन्होंने क्या किया, झगड़ा था फंजाई और प्लांट में। फंजाई क्या था, फोटोसिंथेटिक नहीं था, प्लांट क्या था, फोटोसिंथेटिक था। कैरोलस लिनियस रखा था प्लांट में इसको, लेकिन ये प्लांट फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन जो फंजाई है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा था। और सेल वॉल का भी बात करें तो अगर सेल वॉल की कैटेगरी पर इसको डिवाइड किया गया था प्लांट में, तो लेकिन सेल वॉल की भी बात करें तो फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, काइटिन का बना होता है, बाकी का क्या होता है, सेलुलोज का बना होता है। तो इस आधार पे इन्होंने क्या कर दिया, फंजाई को अलगे रख दिया, क्योंकि इसका कैरेक्टर का था सबसे अलगे था, तो इसको एगो सिंगल क्या कर दिया गया, किंगडम दे दिया कि इन्होंने RH विटाकर ने। तो इनमें क्या हो गया, फंजाई और प्लांट के बीच झगड़ा ये सुलझा दिया है। इनका झगड़ा बीच में झगड़ा जो चल रहा है क्या हो गया, खत्म, है ना। उठा के एक रख दो, झगड़ा खत्म हो जाएगा। जो ज़्यादा काबिल बन रहा है उसको पकड़ो, टटुआ उधर कोने रख दो, झगड़ा समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने यही किया कि फंजाई और बाकी प्लांट में लड़ाई हो रहा था कि ये फोटोसिंथेसिस तो वो काहे नहीं कर रहा, एक अंदर सेल वॉल ही वाला कहाँ है, तो इसको क्या कर दिया, उठा के दूसरे कैटेगरी में डाल दिया गया। तो इस मामला शांत हो गया। दूसरा, ही पुट ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक इन मोनेरा। इन्होंने क्या कर दिया कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, है ना, और प्रोकैरियोटिक सेल के थे, मतलब जिनके अंदर एक ही कोशिका है लेकिन उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं, डिफाइंड या क्या बोलते हैं उसको, केंद्रक नहीं है, वैसे ऑर्गेनिज्म को इन्होंने रख दिया मोनेरा में। जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब क्या थे, इनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल थे। ये प्रोकैरियोटिक सेल था, है ना, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं था, तो इनको कहाँ रख दिया, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन को मोनेरा में रख दिया। जो कि सबको किस में रखा था, उन्होंने प्लांट में रखा था, किसने, कैरोलस लिनियस ने। तो उन्होंने क्या कर दिया, इनको एक अलग ग्रुप दे दिया गया, इनको भी, है ना। तो उन्हीं का है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, तो जा तो उन्हीं ये कर रखो एक अलग कैटेगरी में, सबको अलग अलग बांट दिया, तो सिस्टम का हो गया, ठीक हो गया, लड़ाई झगड़ा खत्म। दूसरा, ही पुट ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक इन प्रोटिस्टा। आपका किया पहले यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, है ना, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक एक करे, और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जिसके अंदर न्यूक्लियस है उसको भी अलग रख दिया। यूनिसेलुलर का हो गया अलगे, यूनिसेलुलर जिसके अंदर न्यूक्लियस है वो भी अलगे, और जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है वो भी अलगे, और मल्टीसेलुलर को अलगे बना दिया, है ना। तो यहाँ पे 3 ग्रुप जो है इधर अलग कर दिए हो गए, अब बचा 2 ग्रुप, है ना। जैसे अगर बात करें इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा में डाल दिया, किसमें डाल दिया, प्रोटिस्टा में। जैसे क्लामेडोमोनस और कोलेरेला, है ना, किधर गया, क्लैमोडोमोनस एंड क्लोरेला, जो कि पहले प्लांट में डाला गया था, किसमें डाल दिए थे, प्लांट में, एल्गी के साथ।
तो इसको क्या कर दिया इन्होंने यहाँ से निकाला, क्योंकि कहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और बाकी प्लांट क्या थे, मल्टी सेलुलर था, जो कि मिक्स हो गया। तो यहाँ से यूनिसेलुलर को क्या कर दिया, उठा के प्रोटिस्टा में डाल दिया। किस में डाल दिए, प्रोटिस्टा में, वो भी यूकैरियोटिक, ठीक है, उधर। और इन्होंने क्या किया, किस में डाला, प्रोटिस्टा में, किसके साथ, विथ पैरामीशियम एंड अमीबा। क्या किया इन्होंने, जो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला है ये पहले प्लांटी में थे और यूनिसेलुलर थे, फिर भी किस में था, प्लांटी। कौन से प्लांटी, जो बाकी जो हैं वो मल्टी सेलुलर थे, उनके साथ मिक्स कर दिया गया था। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास को पैरामीशियम और किसके साथ रख दिया, अमीबा, जो कि एनिमल किंगडम में उन्होंने रखा था। किसने, कैरोलस लिनोइसी ने। जो पैरामीशियम और अमीबा है इनको कहाँ रखा था, एनिमल में, और क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को कहाँ रखा था, प्लांटी में, है ना। जबकि ये दोनों और ये दोनों सब क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल था, फिर भी इनको अलग अलग रख दिया। इनको क्या कर दिया बिटाकर साहब ने, यूनिसेलुलर चारों है तो इन चारों को कहाँ डाल दिया, प्रोटिस्टा में डाल दिया, एक अलग ग्रुप बना के डाल दिया, मामला खत्म। यूनिसेलुलर का भी मामला क्या हो गया, खत्म हो गया। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों का मामला समाप्त हो गया। फंजाई का भी मामला क्या हो गया, समाप्त। अब जो बचा एक्चुअल में प्लांट, उसको प्लांटी में डाल दिया, और जो एक्चुअल में एनिमल बचा उसको एनिमलिया में डाल दिया। कितना मस्त दिमाग लगा एकदम, है ना, बढ़िया दिमाग एकदम। इसीलिए इनका जो सिस्टम है वो क्या हो गया, सक्सेस हो गया। कैसे सक्सेस हो गया, तो फंजाई का जो मामला था उसको फंजाई में डाल दिए, और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक का मामला था उनको मोनेरा में डाल दिए, और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक का मामला था उनको किसमें डाल दिए, प्रोटिस्टा में। बच गया मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर जो प्लांट था रियल में, उसको प्लांट में डाल दिए, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एनिमल था उनको एनिमल में डाल दिया, है ना। इस प्रकार से पूरा सिस्टम क्या हो गया, मस्त हो गया। फिर लड़ाई झगड़ा खत्म, ठीक। कुछ दिन बाद एक आओ महान साइंटिस्ट आया, माई का लाल माँ का बेटा, जिसका नाम क्या था, कार्ल वूज। क्या था, कार्ल वूज। इसने भी उंगली किया। आर.एच. बिटाकर का सिस्टम ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसने दिमाग लगाया और इसको क्या कर दिया, नहीं, तुम्हारे अंदर भी क्या है, गड़बड़ी है, तुमने भी कुछ क्या किया है, कमी रखा है। क्या कमी रखा है, तो उसने मोनेरा को देखा। किसको देखा, बाकी सब तो ठीक था, लेकिन मोनेरा में घुस आई। कहाँ घुस गया, शुरू आई तो मोनेरा में जाके घुस गया। आर.एच. बिटाकर का जो फर्स्ट किंगडम था उसमें घुसा, कमी निकाल दिया। कहाँ निकाल दिया, कमी निकाल दिया। क्या कमी निकाला, देखिए, प्रपोज 3 डोमेन्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उसने क्या किया, जो मोनेरा था, मोनेरा किंगडम को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। कितने ग्रुप में, 3, आर्की, बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की, बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, है ना। ये पूर्वज जो शुरुआती में थे वो आर्की, बीच वाला बैक्टीरिया, और जो रियल बैक्टीरिया उसको क्या बोलते हैं, यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, है ना। तो जो किसके आधार पर डिवाइड किया इन्होंने, तो सेल वाल के नेचर के डिवाइड अनुसार। किसके अनुसार डिवाइड किया, कार्ल वूज कब किए, 1977 में 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लाया। किसके लिए, मोनेरा को डिवाइड करने के लिए, है ना। मोनेरा में मोनेरा को 3 ग्रुप में डिवाइड किया। किस आधार पे, सेल वाल के नेचर के आधार पे। देखिए, आर्की का जो सेल वाल है वो प्रोटीन का होता है। किसका, प्रोटीन का सेल वाल होता है आर्की का। इसे हम लोग, इस सेल वाल का नाम क्या है, आर्किन। क्या नाम होता है, आर्किन। तो आर्किन सेल वाल जिस बैक्टीरिया में होगा उसको आर्की में रख दिया, और जिस बैक्टीरिया के पास कार्बोहाइड्रेट का सेल वाल होता है, ठीक है, जिस बैक्टीरिया के पास कार्बोहाइड्रेट सेल वाल है उसको कहाँ रख दिया, बैक्टीरिया में। कार्बोहाइड्रेट को कौन सा सेल वाल, पेप्टाइडोग्लाइकोन। कौन सा, पेप्टाइडोग्लाइकोन नाम का जो एक कार्बोहाइड्रेट होता है उसका सेल वाल है ये, तो उसको किस में रखा, बैक्टीरिया में। और एक है हमारा यू बैक्टीरिया, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट का ही सेल वाल, लेकिन ये किसका है, सेलुलोज का। किसका, सेलुलोज अलग कार्बोहाइड्रेट है और पेप्टाइडोग्लाइकोन अलग कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पे ये पेप्टाइड भी और ग्लाइकोन दोनों है। तो ऐसा वाला सेल वाल को कहाँ रख दिया, बैक्टीरिया में, और सेलुलोज वाले सेल वाल को रख दिया यू बैक्टीरिया में। ये कौन सा सिस्टम है, 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किसके द्वारा दिया गया, कार्ल वूज 1977 में। प्रोटीन वाले सेल वाल को, मतलब कि आर्किन सेल वाल को कहाँ रख दिया, आर्की में। अब पेप्टाइडोग्लाइकोन वाले सेल वाल को कहाँ रख दिया, बैक्टीरिया में। और सेलुलोज वाले सेल वाल के बैक्टीरिया को कहाँ रख दिया, यू बैक्टीरिया में। तो इसने यहाँ आके उंगली किया, और इस तरह से हमारा पूरा क्लासिफिकेशन क्या हो गया, समाप्त हो गया। इस प्रकार से जो टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोनेरा, है ना, प्रोटिस्टा, फंजाई,
प्लांटी और एनिमल सभी किंगडम को बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते रहिएगा। हम लोग इसी तरह से वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे और बायोलॉजी को आसान से आसान भाषा में समझाने का कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में।